तो बेटा वेलकम टू नूम बायोलॉजी प्रोजेक्ट नीट बायोलॉजी 2027। आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रीवियस लेक्चर प्रोकैरियोटिक सेल का कंटिन्यूएशन है। यानी कि आज हम लोगों को पढ़ना है टॉपिक 8.4.1 जो कि है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो आप इसको एनवेलप पढ़िए, अगर आप बहुत ज़्यादा जैसे आईसीएससी आईएससी बोर्ड से हैं तो आप इसको ऑनवेलप कह सकते हैं। ऑनवेलप अच्छा लग रहा है। शादी में आपने पैसे किस में दिए? आपने पैसे दिए ऑनवेलप में। तो देखो हम लोग पहले समझेंगे ये क्या है और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इस पैराग्राफ में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी के लाइनों में छुपी हुई हैं, और फिर जो चीज़ें छुपी हुई उनको समझने की कोशिश करेंगे। एक जगह हमने ऐसे ही कहीं पढ़ा हुआ था कि काबिल वो नहीं है जो किताबों में लिखे हुए अल्फाज को समझता है। काबिल वो है जो किताबों में जो लिखा नहीं है उनको समझने की कोशिश करता है। तो हम लोग वो तो समझेंगे ही, जो लिखा हुआ है वो भी समझने की कोशिश करेंगे जो हमको इनडायरेक्टली बताया गया है, और उतना दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो ऑनवेलप क्या होता है या एनवेलप क्या होता है, पहले इस पर थोड़ा सा दिमाग लगा लें। कि जैसे अगर हमारे पास ये एक सेल हमने ले लिया, तो जिस पहले एनवेलप क्या होता है कि ये एक लिफाफा है। लिफाफे के अंदर आपने कुछ मटेरियल डाल दिया तो लेयरिंग हो गई। तो एक सेल है, तो सेल की ये एक लेयर, उसके अराउंड हमने एक और कर लिया तो एक और लेयर, फिर हमने एक और कर लिया एक और लेयर, तो इसको हम लोगों ने कहा सेल ऑनवेलप। यानी सेल में जो बाहरी से आपको लेयर्स नजर आ रही है ना, इसी को ही हम लोगों ने कहा ऑनवेलप। ये तीन लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंदर वाली लेयर को हम लोग कहते हैं सेल वॉल, और सबसे अंदर वाली लेयर को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको भी हम लोग और डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जानिएगा कि ऑनवेलप क्या होता है। ऑनवेलप मतलब लेयर बाय लेयर। कितनी लेयर? तीन लेयर। बाहरी लेयर, फिर मिडिल लेयर, फिर सबसे अंदर वाली लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद मिडिल लेयर को हम लोग कहेंगे सेल वॉल, और सबसे बाहर वाली लेयर को हम लोग कहेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। इसको याद रखेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं सेल एनवेलप के हिसाब से जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इसको पहले इसके लिए हम लोगों को एक कहानी समझनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे मेरे पास दो लोग हैं, ठीक है, इसका नाम है ढोलू, और यहाँ पे एक और एक बंदा है, इसका नाम है भोलू। अब मैंने क्या किया कि ढोलू भोलू को समोसा दे दिया। ठीक है, अब मैंने ये समोसा भोलू को दिया, ढोलू को ये समोसा नहीं दिया। तो भोलू इज समोसा पॉजिटिव, ध्यान समझिएगा, बट ढोलू इज समोसा नेगेटिव, क्योंकि ढोलू के पास समोसा नहीं है लेकिन भोलू के पास समोसा है। क्या ये बात हमको समझ में आ गई? अब अगर कोई बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया में अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल रहा है ग्राम पॉजिटिव, यानी ग्राम जो भी चीज़ है वो उसके पास है, और अगर ग्राम नेगेटिव है यानी ग्राम जो भी चीज़ है उसके पास नहीं है। अब सवाल उठता है कि ग्राम क्या है? ग्राम है स्टेन। ग्राम क्या है? स्टेन, डाई, कलरिंग एजेंट, रंगीला कलर, बायोलॉजिकल रंगीला कलर। अब ग्राम स्टेन क्या है ना, एक सिंगल स्टेन नहीं, एक सिंगल कलर नहीं है, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं क्या? ग्राम स्टेन। इसको याद रखिएगा। ये किस पे डिपेंड करता है? सेल ऑनवेलप के स्ट्रक्चर पे। मोर प्रिसाइजली याद रखिएगा कि सेल वॉल के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो ग्राम पॉजिटिव होना है कि ग्राम नेगेटिव होना है। यानी वो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को ले रहा है तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम स्टेन को नहीं ले रहा तो उसको हम लोग कहेंगे ग्राम नेगेटिव। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। अब एक चीज समझिए कि ग्राम स्टेन करते कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे स्मीयर प्रिपेयर करेंगे। स्मीयर का मतलब क्या है? वही स्लाइड वाला। अगर आप 11th में अभी नए नए आए हुए हैं 10th का बोर्ड दे करके तो आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा। अगर आप 12th में हो तो आपको पता है स्लाइड क्या है, कैसे बैक्टीरिया उसके ऊपर रखा जाता है, माइक्रोस्कोप में कैसे देखा जाता है, उसकी स्टेनिंग कैसे की जाती है। और अगर बहुत सारे बच्चे बीएससी वगैरह वाले हैं तो भाई आपका तो हाथ ही सेट हो गया होगा इस पर। ठीक है, तो हम लोग स्मेयर को प्रिपेयर करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, उसको हीट फिक्स करते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया है वो एक जगह फिक्स हो जाए। जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो नाचता हुआ ना नजर आए। फिर हम उसको कलर करेंगे क्रिस्टल वॉयलेट से। कैसे कलर करेंगे? क्रिस्टल वॉयलेट। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक बैक्टीरिया है, इसकी वॉल जो है ना वो थोड़ी सी थिक है। एक और बैक्टीरिया, इसकी वॉल थोड़ी सी थिन है। ठीक है, दोनों को हमने कलर किया क्रिस्टल वॉयलेट से। दोनों को किससे कलर कर दिया हम लोगों ने? क्रिस्टल वॉयलेट से। तो दोनों का कलर क्या हो गया? अभी दोनों का कलर हो गया वॉयलेट वॉयलेट। अब इसके बाद हमने क्या किया? दोनों के ऊपर आयोडीन डाल दिया। आयोडीन एक तरीके का फिक्सेशन की तरह हम लोगों ने इसको यूज किया। तो आयोडीन अंदर की तरफ जाकर के यहाँ बैठ गया, यहाँ आयोडीन बैठ गया, यहाँ आयोडीन बैठ गया। ठीक है, याद रखना इसकी वॉल जो है बड़ी है, इसकी वॉल छोटी है। ठीक है, दोनों का कलर वॉयलेट है। अब हमने क्या किया? दोनों को अब हम लोगों ने धुल दिया। धुला किससे? हम लोगों ने अल्कोहल से धुला, या तो हम लोगों ने एसीटोन से धुला। धुलने में क्या होगा ना कि भाई धुलेंगे तभी, जैसे मान लो कि जो अल्कोहल है वो वहां जाए जहां पे क्रिस्टल वॉयलेट बैठा हुआ है, उसको वहां से हटा दे।
तो वो तभी जा पाएगा जब वॉल पतली होगी। अब यहाँ वाला जो ये वाला बैक्टीरिया है, इसकी वॉल बहुत ज़्यादा पतली है, तो आराम से अल्कोहल से ये वॉश आउट हो जाएगा। यानी ये वाला बैक्टीरिया अब हो गया कलरलेस। लेकिन ये वाला बैक्टीरिया जिसकी वॉल बेटा थिक है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये अभी भी क्या है, ये अभी भी वॉयलेट कलर का है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं सैफरनिन। सैफरनिन कलर देता है पिंक कलर। कौन सा कलर देता है? पिंक कलर। और सैफरनिन को हम लोग कहते हैं काउंटर स्टेन। क्या कहते हैं? काउंटर स्टेन। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से समझिए, ये वाला कलर तो ऑलरेडी वॉयलेट है ना, यानी कि क्रिस्टल वॉयलेट ने ऑलरेडी वो जगह ऑक्यूपाई करके रखी है कलरिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। जैसे ही सैफरनिन से कलर करेंगे, ये वाला जो बैक्टीरिया है, ये वाला अभी भी कौन से कलर का होगा, तो कहेंगे ये वाला तो अभी भी वॉयलेट कलर का ही है। लेकिन ये वाला कलर कौन सा है? पिंक कलर का है। अब इसमें जो वॉयलेट कलर वाला है, इसकी वॉल्स थिक हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। और जो पिंक कलर वाला है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? ग्राम नेगेटिव। देखो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये पिंकी पिंकी वाला ग्राम नेगेटिव है, और ये पर्पल पर्पल वॉयलेट वाला क्या है? ये ग्राम पॉजिटिव है। यानी ग्राम पॉजिटिव की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं? थिक होती है। ट्वेल्थ में हम लोग 2 चैप्टर पढ़ेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। उसमें जब हम लोग बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कौन सा ग्राम पॉजिटिव और कौन सा ग्राम नेगेटिव है। इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। ये इतनी बात अब हम लोगों को समझ में आ गई है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया कैसे हो गया, ये हम लोगों को क्लियर हो गया। ग्राम वाला क्लियर हो गया। ग्राम स्टेन क्या है? एक सिंगल स्टेन, इट इज सेट ऑफ स्टेन। ले रहा है तो ग्राम पॉजिटिव, नहीं ले रहा है तो ग्राम नेगेटिव। कैसा दिखता है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे माइक्रोस्कोप प्रेजेंटेशन दिखा दिया। अब आगे देखते हैं। देखो सेल एनवेलप क्या है? सेल एनवेलप का इंट्रोडक्शन मैंने अभी जस्ट दिया कि ग्लाइकोकैलिक्स है, फिर उसके बाद सेल वॉल है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे ये कैसा 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। 3 लेयर्ड में ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट है। अब ये तीनों मिलकर के काम करते हैं एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह। किसके तरह काम करेंगे? सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह। यानी कि मान लीजिए कि एक घर है, इस घर में मान लीजिए 3 भाई हैं, तो 3 भाई क्या आय गजब, ये तीनों भाई कहेंगे घर के अंदर कोई घुस नहीं पाएगा, घर को संभाल के रखे हुए, तो अब दे आर सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। तो ये जो तीनों क्या है, ये दीज 3 आर सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, एक यूनिटी की तरह काम कर रहे हैं। अब एक बात समझो, ग्लाइकोकैलिक्स का नाम ग्लाइकोकैलिक्स क्यों है? तो कोई 2 वर्ड से मिला है, ग्लाइको। ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। और कैलिक्स का मतलब क्या होता है? कैलिक्स का मतलब होता है बेटे कवरिंग। कैलिक्स का मतलब है कवरिंग। क्या ये बात हमको समझ में आ गई है? यानी कि कार्बोहाइड्रेट की कवरिंग, ये बात याद रखना। तो अगर ग्लाइकोकैलिक्स है तो ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना है? कार्बोहाइड्रेट का बना है। हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें लोग चूहा मारेंगे, तो फिर वहाँ पे फिर से आएगा कि चूहा जो है किसी ग्लाइकोकैलिक्स नुमा स्ट्रक्चर की वजह से मर रहा है। तो भाई जब अगर वो मर रहा है तो वो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, तो हम लोग फिर याद करेंगे भाई पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, इसको याद रखना। तो ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट, कैलिक्स का मतलब क्या होता है? कवरिंग। ये क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स अपने कॉम्पोजिशन और थिकनेस, यानी जिस चीज से बना है, और अपनी मोटाई के हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार को हम लोग कहते हैं स्लाइम लेयर। नाम से ही लग रहा है बहुत नाजुक सा है, बहुत क्यूट क्यूट सा है, इसको आराम से बैक्टीरिया से अलग किया जा सकता है और बहुत ही रेयर होता है। क्या ये बात समझ? लूज शीट की तरह होता है, चिपचिपा चिपचिपा जैसा होता है। एक होता है थिक, एकदम रिजिड। रिजिड वाले को हम लोग कहते हैं कैप्सूल। अब कैप्सूल क्या करता है? बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। अब एक चीज़ समझो, मान लो ये बैक्टीरिया है, इसके अराउंड कैप्सूल है जो कि बहुत ज़्यादा रिजिड है, टफ है, थिक है। आपने एक एंटीबायोटिक खा लिया, एक एंटीबायोटिक खा लिया, तो ये मरेगा क्या? कहेंगे नहीं, एंटीबायोटिक इस वॉल को डैमेज नहीं कर पाएगा क्योंकि बाहर की वॉल इज़ वेरी थिक, तो आपको हायर पावर का एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या है ना, इसमें एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस आ सकता है। रेजिस्टेंस आ क्या सकता है? रेजिस्टेंट है तभी तो एंटीबायोटिक इसको मार नहीं रहा है। यानी कि कैप्सूल वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मोर पैथोजेनिक हो सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जिनका जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो कैप्सूल का बना हुआ है। क्या ये बात हमको समझ में आ रही है? तो हम लोग कहेंगे हाँ, ये बात हम लोगों को क्लियर हो गई है। कैप्सूल मोर पैथोजेनिक, मोर रिजिड, मोर थिक, मोर टफ। वेरी गुड। अब आगे देखते हैं। अगली चीज़ है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, ये तो हम लोगों को पता ही है। शेप प्रोवाइड करता है सेल का, ये भी पता है। 2 चीज़ों से बचाता है, बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। यानी ये बैलून बजा लिया, बैलून को अगर आपने फोड़ दिया, बर्स्ट कर गया, सेल वॉल बचाएगा कि नहीं? फूटना नहीं है।
दूसरा कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग का क्या है, आपस में कोलैप्स नहीं कर रहे, ऐसे जाकर के ऐसे कोलैप्स नहीं हो जा रहे हैं, जैसे ये कुछ इस तरीके का है, ऐसे कोलैप्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो सेल वॉल क्या कर रहा है, कह रहा है भाई बर्स्ट मत करो, फटो मत, ठीक है, कि अंदर कोई चीज़ ज़्यादा आ गई तो आप फट गए बाहर से, या कोलैप्स ही नहीं करना है कि अंदर से कोई चीज़ बाहर चलेगी तो पता चला कोलैप्स हो गई, ये दोनों काम आपको करना नहीं। और ये दोनों काम करने से कौन बचाता है, ये दोनों काम करने से सेल वॉल बचाता है। क्या ये बात हमको समझ में आ गई? अगला है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कहाँ लोकेटेड है, बट ऑब्वियस बात है सेल वॉल के नीचे होगा, और ये होता है सेलेक्टिवली परमिएबल। याद रखो सेलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। कैसा फर्क होता है, हम लोग कहेंगे थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। ध्यान से देखो, मान लो कि यहाँ पे तुम्हारे पास एक वॉल है, यहाँ पे मान लो 10 लोग हैं, अब अगर वो ये सेमी परमिएबल होगा तो 5 लोग अंदर की तरफ आ गए। कितने लोग अंदर की तरफ आ गए, 5 लोग अंदर की तरफ आ गए। तो इसका क्या मतलब हो गया, दिस इज सेमी परमेबिलिटी, सेमी का मतलब हो गया आधा। लेकिन अब मान लो कि यहाँ पे 10 लोग हैं, और मान लो कि एग्जाम हो रहा है, अंदर की तरफ एग्जाम है, तो एग्जाम में अंदर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडमिट कार्ड होगा, तभी तो भाई आप अंदर आने के लिए परमिशन दोगे। तो एडमिट कार्ड यानी अब आपने यहाँ पे क्या क्या सेलेक्ट किया, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, कहता है ये तुम्हारा ये क्या बताओ। तो ये वाला काम होता है, इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये इंटरैक्ट करता है आउटसाइड इन्वायरमेंट से। किससे इंटरैक्ट करेगा ये, आउटसाइड इन्वायरमेंट से और इनसाइड इन्वायरमेंट से भी। इसको याद रखना, किसे इंटरैक्ट करेगा, आउटसाइड इन्वायरमेंट से भी इंटरैक्ट करेगा और इनसाइड इन्वायरमेंट से भी इंटरैक्ट करेगा। अब एक चीज़ और, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं या जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, ये होते हैं यूनिवर्सल। इसको याद रखना, ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल, यानी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाएंगे। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट लिखा है, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये बात हम लोगों को याद हो गई है, बहुत आसान बात थी, दोबारा हम भूल लेंगे नहीं, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा हमारा सेल एनवेलप। अब हम लोग आगे देखते हैं, कभी कभार क्या होता है बेटा, देखो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो ये हमने बना दिया एक ग्लाइकोकैलिक्स बाहर की लेयर है, ये सेल वॉल है, और ये अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर देते हैं, ये है ग्लाइकोकैलिक्स, ये है आपका सेल वॉल, और ये हमने बना दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या बन रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी कभार क्या होता है ना, ये अंदर की तरफ ऐसे एक्सटेंड हो जाता है इस तरीके से। तो ये देखो, ये जो एक्सटेंशन है, ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, तो हम लोग कहेंगे इंटरनल है, इंटरनल एक्सटेंशन है। साथ ही साथ ये साइटोप्लाज्म के अंदर है कि साइटोप्लाज्म के बाहर है, तो हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। कैसा एक्सटेंशन है ये, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है ये। इसका क्या मतलब हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे विलाई नुमा स्ट्रक्चर बना लिया अंदर की तरफ, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को ही हम लोग कहते हैं मीजोजोम। क्या कहते हैं, मीजोजोम, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू दी सेल। याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनटू दी सेल। ये 3 प्रकार के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके होते हैं, वेस्यूल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेला। वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेला, ये ऐसा होता है, ऐसा ऐसा बात समझ आ रही, मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं लैमेला में। ये इतनी चीज हम लोगों को समझ में आ गई। तो मीजोजोम क्या है, इंटरनल एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। होते कितने तरीके के हैं, कहेंगे 3 तरीके के। क्या है वो 3 तरीके, हम लोग कहेंगे वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेला। फिर से बोलिए वो 3 तरीके क्या है, हम लोग कहेंगे वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेला। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं भाई, क्या कर दिया आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ एक्सटेंड करके, हमने भाई विकसित कर दिया, हम लोगों ने विकसित कर दिया पिकाचू से राइचू, हमने गंगाधर को बना दिया है शक्तिमान। अब ये बहुत काम करेगा, लेकिन हमारे किताब में कितना काम लिखा, हमारे किताब में लिखा है सिर्फ 7 काम। कितना काम लिखा है, 7 काम, जिसमें सबसे पहला काम है सेल वॉल का फॉर्मेशन। ये मीजोजोम मदद करता है सेल वॉल के फॉर्मेशन में, यानी सेल वॉल को बनाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उसको बनाने के लिए जो इंजाइम लगता है, मीजोजोम उसको बनाता है, याद रखिएगा। साथ ही ये मदद करता है डीएनए के रेप्लिकेशन में। याद रखना कैसे मदद कर रहा है ये, डीएनए के रेप्लिकेशन में। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर डीएनए टू डॉटर सेल, यानी ये डीएनए, ये सेल है, ये 2 सेल में डिवाइड हो गया बाइनरी फिशन, तो ये डीएनए यहाँ यहाँ चला गया, इसमें भी कौन मदद कर रहा है, मीजोजोम मदद कर रहा है। साथ ही साथ रेस्पायरेशन में भी मदद करता है, ये हम लोग याद रखेंगे। इन्वॉल्व इन सेक्रेशन प्रोसेसेस, भाई इंजाइम बना रहा है, सेक्रेट करेगा ही करेगा, तो मीजोजोम उस तरीके के सेक्रेटरी प्रोसेसेस में भी मदद करता है। अब एक बात बता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे था, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे हो गया, तो सरफेस एरिया बढ़ाना, बोलो ना बढ़ाना। तो अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है, यानी मीजोजोम सरफेस एरिया बढ़ाने में भी मदद कर रहा है, दैट मीन्स इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब भाई सब काम कर रहा है तो इंजाइम तो बनाएगा ही बनाएगा, अब तो इंजाइम तो छोटी चीज हो गई ना, जब बड़ा बड़ा काम कर लिया, तो यानी इंक्रीज द इंजाइमेटिक कंटेंट। टोटल कितना काम होगा, देखो 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्या ये बात हमको समझ आ गई?
कभी कभार क्या होता है कि ये जो मीजोजोम है, ये मीजोजोम के अंदर कुछ विकसित नुमा स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। इनके अंदर आ जाते हैं पिगमेंट। क्या आ जाता है इनके अंदर? पिगमेंट। इसको याद रखना। रुको एक सेकंड, कुछ मिटा दें, बहुत ज़्यादा हो गया। तुम लोगों ने तो लिख ही लिया होगा। कुछ 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 सब नहीं मिटाएंगे, कुछ कुछ मिटाएंगे। यस। तो अब देखो यहाँ पे कि क्या होता है कि जो एक्सटेंशन है ना, कुछ कभी बार इस एक्सटेंशन, इस तरीके का एक्सटेंशन हुआ, इस एक्सटेंशन के अंदर आ गया पिगमेंट। और अगर पिगमेंट आ रहा है तो पिगमेंट जैसे ही आ गया हमारे दिमाग में आना चाहिए फोटोसिन, दिस इज यानी फोटोसिंथेसिस। क्या ये बात हमको समझ में आ रही है? यानी ऐसे बैक्टीरिया क्या करने लगेंगे? फोटोसिंथेसिस करने लगेंगे, क्योंकि इनके पास क्या पाया जा रहा है? पिगमेंट पाया जा रहा है। फिर से याद रखना, किसके तरफ? साइटोप्लाज्म की तरफ। किसके तरफ? टुवर्ड्स दी साइटोप्लाज्म। याद है ना साइटोप्लाज्म की तीन बातें? मेन एरिना, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स और वॉल्यूम ऑफ दी सेल। इसका एक एग्जांपल है भाई, अगर पिगमेंट पाया जा रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो किसके अंदर पाया जाएगा? ब्लू ग्रीन एल्गी। बोलो क्या जल्दी से? ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा नाम बोलो साइनोबैक्टीरिया का। इसे कि ब्लू और ग्रीन कलर को मिला करके क्या बनता है? साइनो कलर बनता है, साइन कलर बनता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटरनल एक्सटेंशन या हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन से बनते हैं। यानी कि हम लोगों ने इसको बोल दिया मीजोजोम और क्रोमैटोफोर। बहुत आसान था, ये क्लियर हो गया। अब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख लिया, बाहरी स्ट्रक्चर देख लिया, अंदर में जो ये पूरा पार्टी कर रहा है वो देख लिया। अब पार्टी करने के लिए कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो यानी कि ये शो करेगा मोटिलिटी। क्या शो करेगा? मोटिलिटी। अगर वो मोटाइल है तो उसके अंदर पाया जाएगा फ्लैजेला। और फ्लैजेला का जो वेरिएशन होता है दो तरीके से होता है, कि फ्लैजेला का नंबर कितना है और उसका अरेंजमेंट कैसा है। ये दोनों चीज़ें अभी और आगे जा करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, अब नंबर के पर्सपेक्टिव से ए ट्राइकस, पेरीट्राइकस, मोनोट्राइकस, बहुत तरीके के, अभी आगे जा करके उसको हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन फ्लैजेला का वेरिएशन दो तरीके पे है, नंबर के हिसाब से कितना नंबर है, और दूसरा कितने तरीके का अरेंजमेंट है। जो बैक्टीरियल फ्लैजेला होता है, याद रखिएगा, उसमें तीन पार्ट होते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। एक तो सबसे पहला जो पार्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? इसको हम लोग कहते हैं, ये सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है फ्लैजेला का, उसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट। ये जो फिलामेंट ये बना होता है एक प्रोटीन से, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लैजेलिन। फ्लैजेलिन से बना होता है। अब ये क्या होता है ना, इस तरीके का एक मूवमेंट करता है, ऐसे स्पाइरल मूवमेंट करता है, जैसे चाबुक को जैसे घुमाते हैं ना गोल गोल, जैसे स्वर्लिंग मूवमेंट जैसे होता है, वैसा मूवमेंट करता है। जैसे मान लो ये ऐसे, ये धागा है, अब ये धागा को मूव करना है तो ऐसे ऐसे मूव करने लगे, आगे की तरफ फॉरवर्ड होने लग गया। क्लियर हो रही है बात? एकदम मोटर जैसा स्ट्रक्चर होता है। ध्यान समझना, अगर तुम इसको देखो कहीं यूट्यूब वगैरह पे, इसको सर्च करना, तो जैसे मोटर घूमता है वैसे प्रोटीन घूमते हैं, और ये वैसे स्वर्लिंग मूवमेंट करता है। अब जब ये मूवमेंट कर रहा है तो ये एक प्रोटीन, अलग तरीके का प्रोटीन, नॉट फ्लैजेलिन, एक अलग तरीके का प्रोटीन से अटैच होता है। उसको हम लोग कहते हैं हुक। उसको क्या कह रहे हैं? हुक। हुक इस मोशन को प्रमोट करता है कि हाँ भाई आराम से घूम लो। हुक के अंदर जगह भी होती है इसके मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए। अब ये जो हुक है, हुक के अंदर कुछ इस तरीके का एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर अंदर की तरफ जाता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंडेड होता है। याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। और इसके अराउंड ऐसे ये होती है डिस्क्स। क्या बोला हम लोगों ने? डिस्क। डिस्क बोल लीजिए या फिर बोल लीजिए रिंग। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के हिसाब से रिंग वैरी करती है। नेगेटिव में जो रिंग्स होती है उनका नंबर ज़्यादा होता है, पॉजिटिव में नंबर कम होता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा बेसल बॉडी। बेसल बॉडी यानी मोटर का जो मेन काम है वो यहीं पे ही हो रहा है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंडेड है। कैसे ना, एटीपी चाहिए तो एटीपी तो सेल के अंदर से ही आएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, अभी हमने बताया इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कनेक्टिंग लिंक का काम कर रहा है। तो अगर वो रहेगा तभी तो एनर्जी जाएगा, तभी ये फ्लैजेला मूव कर पाएगा, तभी लोकोमोशन होगा। इसको याद रखना। ये था पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। फिलामेंट, फिलामेंट जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन है। कैसा पोर्शन है बेटा? ये सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन है। ये इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई। तो फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ठीक है, फिर से देखो, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। अब एक चीज है, मोटाइल है तो ये है, नॉन मोटाइल है तो भाई ये दोनों है। एक तो हमारे पास पिलाई है और दूसरा हमारे पास क्या है? फिम्बरी। दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है कि अगर ये एक स्ट्रक्चर आपने बना लिया, इस स्ट्रक्चर में ऐसे ब्रिसल लाइक, ब्रश नुमा ऐसे स्ट्रक्चर्स है ना, ऐसे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स, तो दीज आर नोन एज फेमरी। ये फेमरी क्या करते हैं? मान लो कि अगर ये बैक्टीरिया कहीं पे है तो सरफेस की होल्डिंग कैपेसिटी में ये मदद करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फेमरी। ये कैसे हैं? ये हैं ब्रिसल लाइक, ब्रश जैसे। कैसे हैं? हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रश जैसे। ये इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, पिलाई क्या होता है ना, पिलाई ध्यान समझो। जैसे मान लो ये बैक्टीरिया पिलाई, या इसको कहीं कहीं पिली भी कहते हैं, इसके ऊपर एक ट्यूबुलर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं।
इस तरीके का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। फिमरी की तरह ये बहुत ज़्यादा नंबर में नहीं होते, कम नंबर में होते हैं। ये बेसिकली किस चीज़ में यूज़ होते हैं? ये यूज़ होते हैं डीएनए ट्रांसफ़र में। किस में यूज़ होते हैं ये डीएनए ट्रांसफ़र? कि जैसे मान लो एक और एक बैक्टीरिया है, ये आकर के यहाँ पे अटैच हो गया, तो इसका डीएनए यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। बेसिकली प्लाज्मिड डीएनए को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो हम लोग जब पढ़ेंगे डीएनए ट्रांसफ़र, तो डीएनए ट्रांसफ़र जो है वो कई तरीके के होते हैं। ध्यान समझिए, डीएनए ट्रांसफर जो है वो कई तरीके के होते हैं, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम लोग बायोटेक में आगे जा करके पढ़ेंगे। इस चैप्टर में भी उसका कुछ जिक्र करेंगे। तो ये पिलाई उसी डीएनए ट्रांसफरिंग में मदद करती है, और इस तरीके के पिलाई को हम लोग कहते हैं सेक्स पिलाई। ठीक है, अब एक बार वापस आते हैं इसमें यहाँ पे पीछे की तरफ। देखिए यहाँ पे पिलाई क्या है, सरफेस, ये दोनों क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। समझ में आ गया? इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। कौन सा स्पेशल प्रोटीन भाई? पिलिन। कौन सा स्पेशल प्रोटीन? पिलिन, PILIN, इसको याद रखेंगे। अब फिमरी क्या है? स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, हेल्प बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स एंड स्ट्रीम्स, और फिर अटैच टू होस्ट टिश्यूज। यानी भाई जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया उनके पास फिमरी होगा ही होगा, तभी तो पकड़ करके रखे हुए हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा जो लेक्चर किस पे, सेल ऑनवेलप पे। अब आपके लिए आज यहाँ पे एक असाइनमेंट है, वो है ये सारे के सारे सवाल। आपको ये सारे के सवाल कर रहे हैं, बहुत आसान आसान है। जैसे पहला सवाल है, द सेल एनवेलप ऑफ प्रोकैरियोट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेयर्स? चले जाएंगे 3 लेयर्स, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। द आउटरमोस्ट बैक्टीरिया सेल एनवेलप ग्लाइकोकैलिक्स, ढूंढो ग्लाइकोकैलिक्स, वेरी इजी। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दोज दैट डू नॉट टेक अप ग्राम स्टेन, टेक अप ग्राम स्टेन, लैक सेल वॉल, लैक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ग्राम पॉजिटिव क्या कर रहा है? ये ग्राम स्टेन ले रहा है, तो ये हो गया। तो आपको ये सारे के सारे सवाल खुद से करने हैं, और इस सारे के सारे सवाल खुद से करके आपको क्या करना है, कमेंट में सबके आंसर्स लिख देना है। तो यहाँ पे देखो नंबर्स नहीं लिखे, तो ऑर्डर में लिख देना, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9 एंड दिस इज आई गेस 10। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है। अगर किसी के 10 सवाल सही हो गए, मतलब जो सबसे पहला कमेंट होगा जिसके 10 सवाल सही हो जाएंगे, पहला क्या, शुरू के जो 2 कमेंट्स होंगे उनको एक PYQ की बुक। ठीक है, मतलब सिर्फ 2 लोगों को, उससे ज़्यादा लोगों को नहीं जाएगा ये। अब देखो कहाँ पे होता है, नहीं होता है, हमको तो लगता भी नहीं कि बच्चे यहाँ तक वीडियो देखते भी होंगे। तो फिर भी अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना, बहुत अच्छे से कर देना। इट्स वॉज वेरी, दिस टॉपिक इज़ वेरी इजी, येट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व व्हेन क्वेश्चंस केम फ्रॉम सच टॉपिक्स। आपको घबराना नहीं है, आराम से एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ के सारी की सारी चीज़ें लगा दो। लास्ट का जो टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो है क्या, राइबोसोम। राइबोसोम हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगले लेक्चर में, जो कि है राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। इट इज़ वेरी स्मॉल टॉपिक, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए बेटा ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट।